हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन इन आवर इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्लास। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर रखे हैं हमारे ये सिलेबस के कुछ पॉइंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्टली वर्ल्ड ज्योग्राफी या फिर कह सकते हैं वर्ल्ड एग्रीकल्चर टाइपोलॉजी ऑफ एग्रीकल्चरल रीजन। तो फटाफट चलते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा एग्रीकल्चरल रीजन के क्या टाइप्स। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक्चुअल में इस टॉपिक का मतलब क्या है, ताकि आपको याद ना करना पड़े। देखिए, टाइपोलॉजी का मतलब होता है कि टाइप क्या है इसका। एग्रीकल्चर मतलब आप लोग जानते ही हैं, एग्रीकल्चर ही होता है। और यहाँ पर रीजन के बारे में, तो रीजन हो गया। क्वेश्चन ये उठता है कि इन सब में लिंक क्या है। तो देखिए, एग्रीकल्चर के लिए हमें पता है कि हर एक एरिया की अपनी खुद की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो एरिया की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और ये प्रॉपर्टीज आपकी निकल के आती हैं, जैसे टोपोग्राफी। अब टोपोग्राफी का मतलब क्या है? टोपोग्राफी का मतलब हो गया प्लेन है या माउंटेन है या प्लेटू है या ऊपर नीचे, मतलब कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग हाउ द टोपोग्राफी इज अबाउट। दूसरा हो सकता है कि क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है। तीसरा हो सकता है कि वाटर अवेलेबिलिटी कैसी है। चौथा हो सकता है सॉइल कैसी है। इसके अलावा क्लाइमेट में ही आपके ह्यूमिड है, सब ह्यूमिड है, कैसा है। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। बायोडाइवर्सिटी के बारे में हो सकता है कि बायोडाइवर्सिटी वहां की कैसी है। तो ये सारी एटसेट्रा वेरी मेनी मोर कंडीशंस आर देयर। तो ये सारी कंडीशन हो सकती हैं। बेस्ड ऑन दैट एग्रीकल्चरल टाइप डिसाइड होता है। मतलब ये एरिया की प्रॉपर्टीज हो जाती हैं जिसके बेसिस पे हम लोग अलग अलग तरीके की एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर रहे होते हैं। रीजन का मतलब यही हो गया जो रीजन है, यानी कि किस एरिया में किस तरीके की खेती हो रही है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? टाइपोलॉजी ऑफ एग्रीकल्चरल रीजन। अब जैसे अगर इंडिया के बारे में ही बात करते हैं, तो इंडिया में ही अगर नॉर्थ ईस्ट के एरियाज में देख लीजिए, तो नॉर्थ ईस्ट के एरियाज में क्या हो जाता है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो जाती है। शिफ्टिंग, इसके अलावा शिफ्टिंग के अलावा यहाँ पर क्या है, जो प्लेन एरियाज हैं, यहाँ पर क्या होता है? चाय वगैरह बनाया जाता है, टी वगैरह मेकिंग होती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक तरीके से यहाँ पर मतलब राउंडेड खेती हो जाती है, या फिर कह सकते हैं यहाँ पर लैडर टाइप खेती हो जाती है, सीढ़ीनुमा खेती हो जाती है, लैडर टाइप कल्टीवेशन हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से राउंडेड फील्ड्स होते हैं और ये इस तरीके से यहाँ पर चीजें हो जाती है। गंगा यमुना दोआब के एरिया के बारे में बात करें तो गंगा यमुना, तो यहाँ पर जो एरियाज हो जाते हैं गंगा यमुना के पास में, यहाँ पर आपकी ब्रॉड लेवल पे कल्टीवेशन की जाती है, ब्रॉड लेवल पे फार्मिंग की जा रही होती है। क्यों? क्योंकि प्लेन एरियाज हैं, एग्रीकल्चर भी है, तो ये सारे एरिया आ जाते हैं। पंजाब के एरिया में आ जाइए तो पंजाब में भी सिमिलर टाइप ऑफ एग्रीकल्चर की जाती है। जम्मू एंड कश्मीर में अगर आ जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाती है? माउंटेन टाइप हो जाती है। तो माउंटेन में दो तरीके के लोग आ जाते हैं। एक हो जाते हैं जो प्योर एग्रीकल्चर करते हैं, तो ये लोग साथ में कुछ एनिमल हस्बेंड्री भी करते हैं, पशुपालन भी करते हैं। और कुछ लोग होते हैं तो जो ट्रांस ह्यूमनशिप करते हैं। ट्रांस ह्यूमनशिप मतलब घुमंतु प्रणाली के होते हैं, बंजारे होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे, वन प्लेस टू अनदर प्लेस दे आर मूविंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो ये चीज हो जाती है और इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि इन इंडिया आल्सो देयर आर वेरियस रीजन्स बेस्ड ऑन दैट एग्रीकल्चरल टाइप्स आर बीइंग डिसाइडेड। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं। और हम लोग अगर वर्ल्ड के लेवल पे देखेंगे तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू सी अ लॉट मोर थिंग्स हियर। तो बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलेगा। लेट अस स्टार्ट आवर टाइपोलॉजी ऑफ एग्रीकल्चरल रीजन। तो अगर बात करें एग्रीकल्चरल रीजन के बारे में, तो इन डिटरमाइनिंग एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री रीजन ऑफ इंडिया और वर्ल्ड, फैक्टर्स लाइक रेनफॉल या फिर वाटर अवेलेबिलिटी, टेम्परेचर, एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, नेचुरल वेजिटेशन, सॉइल, क्रॉप, लाइव स्टॉक आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो ये सारी चीजें हैं जो डिसाइड कर रही होती हैं किसी एरिया का एग्रीकल्चर टाइप कैसा होने वाला है, जिसको हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा ही। बेस्ड ऑन द above parameters the region can be divided based on their agricultural productivity। क्लियर? तो हम लोग इनके हिसाब से एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी के हिसाब से डिसाइड कर रहे होते हैं, एरिया को डिवाइड कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहला आ जाता है ऐसे नोमैडिक हर्डरर। ये क्या होते हैं? जो नोमैड्स होते हैं, घूमते घामते रहने वाले लोग होते हैं। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर होती है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या फिर जिसको हम लोग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर हो जाती है, देखिए रिपीट हो गया है, खैर ठीक है। तो कमर्शियल एग्रीकल्चर कर लीजिएगा इसकी जगह पे, कमर्शियल एग्रीकल्चर, ठीक है। या इसके अलावा मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर हो गया, लाइव स्टॉक रैंचिंग हो गई, कमर्शियल फार्मिंग हो गई, मिक्स्ड फार्मिंग हो गई, मार्केट गार्डनिंग और ट्रक फार्मिंग हो गई, कलेक्टिव और ग्रुप फार्मिंग हो गई, प्लांटेशन एग्रीकल्चर हो गया,
ठीक है। तो ये सारे ब्रॉड लेवल पे टाइप्स हैं, दीज आर द ब्रॉड लेवल पे ये इतने सारे टाइपोग्राफी हो सकती है। अब देखिए सबके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और वन बाय वन डिस्कस करेंगे, हालांकि कई सारी चीजें हैं यहाँ पर। तो पहले कुछ को हम लोग जरा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं और बाकी आपको एक आइडिया लग जाएगा और उसके बाद से आप इन सारी चीजों को अपने आप डिस्कस कर सकते हैं, अपने आप लिख सकते हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पर जब भी देखना होगा, मतलब एक मैं आइडिया दे रहा हूं कि कैसे, हाउ यू शुड प्रोसीड इफ द क्वेश्चंस आर आस्किंग विद रिस्पेक्ट टू टाइपोलॉजी ऑफ एग्रीकल्चरल रीजन, कैसे आपको प्रोसीड करना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन लिखना ही होता है, तो आप इंट्रोडक्शन में शुरुआत करिएगा यहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन के साथ। ज्योग्राफिकल कंडीशन, अब ये ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या हो सकती है, देखिए ऊपर लिखा हुआ है, रेनफॉल के बारे में बताइए, टेम्परेचर के बारे में बताइए, एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, नेचुरल वेजिटेशन, सॉइल, क्रॉप, लाइव स्टॉक, इन सब के बारे में आपको बताना रहेगा। अब देखिए यहाँ पर 3, 6 मतलब 8 पॉइंट्स यहाँ पर नियर अबाउट आपके आ जा रहे हैं। तो 8 पॉइंट नहीं तो लेकिन 5 से 6 पॉइंट तो आप लोग आराम से लिख ही लेंगे यहाँ पर। ओके, अब आपके बाद इसके बाद आपको एक मैप इंक्लूड करना रहेगा, मतलब लोकेशन आपको बतानी रहेगी कि आखिर में ये जो टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है वो पाया कहाँ जा रहा है, चाहे वो वर्ल्ड लेवल पे बात कर रहा हो चाहे इंडिया लेवल पे बात कर रहा हो, जिसको हम लोग पेपर 2 में देखेंगे। इसके बाद आपको क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताना होगा, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताइए। कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद आप बताइए इसकी प्रॉब्लम्स क्या निकल के आ रही है यहाँ पर। प्रॉब्लम्स के बाद आप बताएंगे इसके सॉल्यूशन क्या लिए जा सकते हैं और यही सॉल्यूशन आपका बन जाएगा कंक्लूजन। क्लियर। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो इसी तरीके से आपको प्रोसीड करना रहेगा। अब अगर क्वेश्चन आता है टाइपोग्राफी ऑफ एग्रीकल्चरल रीजन के बारे में, तो इस तरीके से आपको प्रोसीड करना रहेगा। क्लियर। हम लोग जरा आगे प्रोसीड करते हैं और सबसे पहले देखते हैं जरा हमारे नोमैडिक हर्डरर के बारे में। तो देखिए नोमैड्स के बारे में बात करते हैं। तो नोमैडिक पैस्टोरलिज्म इज अ फॉर्म ऑफ पैस्टोरलिज्म when livestock are herded in order to find fresh pasture on which to graze. Clear? अब जैसे क्या होता है, this is suppose mountain, ठीक है। माउंटेन के बाद आपका एक प्लेन एरिया आ जाता है, तो मान लेते हैं यहाँ पर ये जो है प्लेन एरियाज है, ठीक है, और ये पूरा आपका माउंटेन एरिया है, ठीक। अब देखिए माउंटेन एरिया में अगर समर का मौसम बात करें तो यहाँ पर रहेगी ठंड और यहाँ पर रहेगी गर्मी, और विंटर सीजन में बात करें तो प्लेन पे हो जाएगा ठंडा और माउंटेन में सुपर चिल्ड हो जाएगा, जो रहना वहां पर मुश्किल हो जाएगा। तो जो नोमैडिक हर्डरर्स होते हैं या पैस्टोरलिस्ट होते हैं, इनको पैस्टोरलिस्ट भी बोला जाता है, तो ये लोग क्या करते हैं, जब समर का मौसम रहता है तो दे मूव टू माउंटेन, फिर माउंटेन पे चले जाते हैं और यहाँ पर अपना जो भी एनिमल के थ्रू या जिसके भी थ्रू खाना वाना खाना है, खा पी करके अपना रहते हैं। तो ये बेसिकली जो है ट्राइबल नेचर के होते हैं, दे आर बेसिकली ट्राइब्स, और ट्राइब्स का पता ही है आपको कि थोड़े आइसोलेटेड तरीके से रहते हैं। और वही जब ठंड होती है तो ये लोग प्लेन पे आ जाते हैं और प्लेन पे भी आइसोलेशन बना के रहते हैं, ये लोग एक साथ ही रह रहे होते हैं और बाकी दुनिया के साथ में इनका कोई मतलब नहीं होता है। तो बस वही चीज है कि लाइवस्टॉक आर हर्ड इन ऑर्डर टू फाइंड फ्रेश पास्चर ऑन विच टू ग्रेज। दे जनरली व्हाट दे डू, दे अगर मान लीजिए थोड़ी मोड़ी जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करते भी हैं, तो ये बेसिकली एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करते हैं केवल और केवल एनिमल हर्डरिंग के लिए, एनिमल्स के लिए करते हैं। जैसे मान लेते हैं गढ़वाली रीजन हो गए, तो ये गढ़वालीज व्हाट दे डू कि माउंटेन एरिया में तो रहते ही हैं और अपने पशुओं को, अपने जो एनिमल्स हैं उनको लेकर के आते हैं और यहाँ पर जो खेत होती है जो कि एग्रीकल्चर के लिए सही नहीं होती है, इसको हम लोग बोलते हैं पास्चर्स। अब ये पास्चर्स पे ले आकर के जानवरों को खाना पीना खिलाए पिलाए, चराए वराए और निकल के फिर चले गए ऊपर। अब जानवर जब तैयार हो जाएगा, जैसे मान लीजिए शीप के बारे में ही बात कर लेते हैं, जानवर जब तैयार हो जाएगा तो क्या है, इससे जो भी इसका बाई प्रोडक्ट है वो लेंगे ही लेंगे और साथ में क्या करेंगे, इनको एनिमल रियर करके मार करके फिर इनके मीट वगैरह को खा लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं और इस तरीके से ये लोग अपना जीवन बिता रहे होते हैं। तो ये तरीका होता है नोमैड्स का। क्लियर। तो ट्रू नोमैड्स फॉलो अ इर्रेगुलर पैटर्न ऑफ मूवमेंट। तो जनरली दे आर इर्रेगुलर, एक जगह पे रुके, देन दे मूव, देन दे स्टे देयर एंड देन अगेन दे मूव। इन कॉन्ट्रास्ट विद ट्रांसह्यूमनशिप वेयर सीजनल पास्चर्स आर फिक्स्ड। क्लियर। तो सीजनल ट्रांसह्यूमनशिप में हम लोगों ने जो ये बात किया, ये क्या है, परमानेंट एक तरीके का, यहाँ पे है फिर यहाँ आया, यहाँ से फिर माउंटेन पे गया, तो इसको बोला जाता है ट्रांसह्यूमनशिप। क्यों? क्योंकि इनके पास्चर जो है वो फिक्स है। और जो पास्चर होते हैं, मतलब पास्चर मतलब नोमैड जो एक्चुअल रियल ट्रू नोमैड्स होते हैं, वो इरेगुलर पैटर्न, मतलब यहाँ पर रुके कुछ दिन, फिर उसके बाद से जो है फिर मूव किए, फिर यहाँ पर कुछ दिन के लिए रुके, फिर उसके बाद मूव किए, फिर कुछ दिन रुके,
तो इस तरीके से ये मूव करते रहते हैं और इनकी जीवन जो है इसी तरीके से खत्म हो जाती है। अगर बात करें हम लोग आगे, नोमैडिक पैस्टोरलिज्म इज कॉमनली प्रैक्टिस्ड इन रीजन विद लिटिल एरेबल लैंड। ठीक है, हल्की फुल्की जो भी एग्रीकल्चर करनी होती है केवल और केवल खुद के खाने के लिए, तो वो कर लेते हैं एरेबल लैंड। टिपिकली इन द डेवलपिंग वर्ल्ड स्पेशली इन द स्टेप्स लैंड, तो स्टेप्स लैंड जो आपका नॉर्थ ऑफ एग्रीकल्चरल जोन ऑफ यूरेशिया है, वहां पर इस तरीके की चीजें जनरली देखने को मिलती है। ऑफ द एस्टिमेटेड 30 to 40 मिलियन nomadic pastoralists worldwide, mostly are found in Central Asia and Sahel region of North and West Africa। तो देखिए आप जहां पर भी देखेंगे वहां पर आपको ट्राइबल नेचर ही देखने को मिलेगा। तो जितने भी ट्राइब्स हैं, जैसे आपके सेंट्रल इंडिया में जैसे गोबी का पठार हो गया, गोबी प्लेटू हो गया, या मंगोलियन रीजन हो गया, तो ये सारे साइड में आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो वैगूर प्रोविंस ऑफ चाइना है, दे आर आल्सो कंसिस्ट ऑफ ट्राइबल्स मुस्लिम। ठीक है, तो साहिल रीजन ऑफ नॉर्थ एंड वेस्ट अफ्रीका हो गया, जैसे यहाँ पर कुछ ट्राइब्स के नाम लिखे गए, जैसे फुलानी हो गया, टुआरेग्स हो गए, टोबो हो गए, अभी हम लोग डिटेल में भी देखेंगे इनके बारे में। विद सम मोस्ट इन द मिडिल ईस्ट, कुछ मिडिल ईस्ट में भी पाए जाते हैं, सच एज ट्रेडिशनली जैसे अरेबियन के हो गए, बंदू हो गए, ठीक है, बदायूं सॉरी हो गए, एंड अदर पार्ट ऑफ अफ्रीका सच एज नाइजीरिया एंड सोमालिया। तो हम लोग कुछ जरा नोमैडिक हर्टरर के बारे में भी जान लेते हैं। नोमैडिक हर्टरर्स कौन कौन से हैं, क्योंकि आपके जीएस के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे हमारे पास एक हो जाता है जिसको बोला जाता है मसाई। मसाई जो होता है वो तंजानिया, केन्या, इस इलाके में एक्चुअल में ये ट्राइब का नाम है। दिस इज बेसिकली ट्राइब, बट दीज ट्राइब्स आर प्रैक्टिसिंग नोमैडिक हर्टरर। क्लियर। इसके अलावा नूबा हो जाता है जो इथियोपिया का होता है, तुआरेग हो गया जो सहारा का होता है, हॉटेंटॉट्स हो गया जो बोत्सवाना का होता है। ठीक है, इसके अलावा बिनायूज हो गए जो सऊदी अरेबिया के होते हैं, खिरगिज हो गए, खजाक्स हो गए, ठीक है, फिर उसके बाद कलमुक हो गए सेंट्रल एशिया के होते हैं, याकुत्स हो गए, समोएद हो गए, कोरैक्स हो गए, लैप्स हो गए, ये सारे स्कैंडिनेवियन कंट्री जैसे नॉर्वे, स्वीडन, इनके एरियाज में ये सारे के सारे आ जाते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा पूरा का पूरा नोमैडिक हर्टरर के बारे में। अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। सबसिस्टेंस का मतलब होता है खाया, पिया, पचाया। ठीक है, खाया, पिया, पचाया, मतलब दे आर प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर फॉर देयर ओन, फॉर देयर ओन। ये अपने खाने के लिए केवल और केवल कर रहे होते हैं, सर्वाइवल के लिए कर रहे होते हैं। तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो इनकी फैमिली काफी बड़ी होती है, मतलब ज्वाइंट फैमिली तो रहेगी ही रहेगी, और मेंबर्स काफी ज्यादा रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर सारे का सारा प्रोड्यूस कंज्यूम कर लिया जा रहा है। या फिर जो प्रैक्टिस ये लोग कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस बहुत ही ट्रेडिशनल है और बहुत ही बैकवर्ड है, क्योंकि जितना ज्यादा प्रोड्यूस निकल पाता वो प्रोड्यूस ये लोग निकाल नहीं रहे हैं। तो एक्चुअल में दोनों कंडीशन होती है और दोनों कंडीशन में हमारे पास इस तरीके की चीजें आ जाती हैं। तो इन सबसिस्टेंस फार्मिंग इज डन ऑन स्मॉल स्केल टू मीट द ओन कंजम्पशन लेवल एट द प्रोड्यूसर। क्लियर। यूजुअली फ्रैगमेंटेड लैंड्स आर यूज्ड फॉर कल्टीवेशन एंड आर्काइव टेक्निक्स ऑफ कल्टीवेशन आर एडॉप्टेड। जनरली दो टाइप की होती है, एक होती है इसको बोलता है इंटेंसिव और दूसरी होती है इसको सीडेंट्री बोलते हैं। सीडेंट्री का मतलब ये हो गया बैकवर्ड रीजन। ठीक है, अगर इंटेंसिव के बारे में सबसे पहले सीडेंट्री के बारे में देख लेते हैं। सीडेंट्री एग्रीकल्चर या सीडेंट्री सबसिस्टेंस फार्मिंग इज वेयर क्रॉप रोटेशन along with field rotation. Subsistence farming along with cultivation of cash crops and collection and scale of forest produce prevalent in Southeast Asia और West Africa में ये काफी ज्यादा प्रेवलेंट है। ये अपने जितनी भी चीजें होती हैं खुद के खाने के लिए, वेजिटेबल हो गया या फिर वीट हो गया, राइस हो गया, मतलब जितनी भी चीजें फॉर देयर ओन सर्वाइवल की चीजें होती है वो सारा कुछ यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। इंटेंसिव के बारे में बात करें तो इट इज अडॉप्टेड इन एरियाज वेयर एग्रीकल्चरल लैंड में बी स्केर्स सच एज हिंटरलैंड और सब अर्बन एरियाज। इन दिस जोन रिगरस कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड विद एम ऑफ यूटिलाइजिंग द अवेलेबल लैंड टू द फुलेस्ट। तो जितनी भी चीजें होती हैं वो मैक्सिमम ये लोग निकालने की, एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, एंड दिस इज फॉर देयर ओन सेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पर ज्वाइंट ज्यादा मेंबर हो जाते हैं तो उसके कार्ड से हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जिसको भी बोलते हैं, और ये भी जनरली ट्राइबल्स के द्वारा ही प्रैक्टिस किया जाता है, जैसे हमारे यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में किया जाता है। ठीक है, तो यही रीजन है जिसके कारण से फॉरेस्ट सर्वे में इस बार इनकी जो मतलब संख्या है वो काफी ज्यादा गिरना शुरू हो गई है बिकॉज ऑफ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर।
अब देखिए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज आल्सो कॉल्ड एज फायर फैलो कल्टीवेशन, इज अ फार्मिंग मेथड दैट इन्वॉल्व्स द कटिंग एंड बर्निंग ऑफ प्लांट इन अ फॉरेस्ट और वुडलैंड टू क्रिएट अ फील्ड कॉल्ड एज स्वीडन। ये इंपॉर्टेंट है, ये जरा ध्यान रखिएगा, कई बार ये टर्म जो होता है वो अपीयर हो सकता है आपके पास। तो इन इंडिया द प्रैक्टिस इज आल्सो नोन एज झूम कल्टीवेशन, ठीक है, झूम खेती भी इसको बोलते हैं, दिस इज झूम खेती या झूम कल्टीवेशन, क्लियर। तो स्लैश एंड बर्न कैन बी पार्ट ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या शिफ्टिंग कल्टीवेशन, एन एग्रीकल्चरल सिस्टम इन विच फार्मर्स रूटीनली मूव फ्रॉम वन कल्टीवेबल एरिया टू अनदर। इसमें होता क्या है, मान लीजिए ये वाली ट्राइब यहाँ रह रही है, तो अपने खाने पीने के लिए क्या है, एग्रीकल्चर तो इनको करना ही पड़ेगा। तो एग्रीकल्चर करने के लिए लोग करते क्या है कि यहाँ पर जो भी फॉरेस्ट रहा उसको ये लोग जला देते हैं। अब जलाने के बाद क्या हुआ, जो चीज जल के नीचे पहुंचा वो फर्टिलाइजर का काम करना शुरू कर देती है, एंड देन दे स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर हियर। अब क्या होता है, कुछ सालों में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर खाने पीने की चीजें अपनी एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देंगे, तो एक समय के बाद इसकी फर्टिलिटी हो जाएगी खत्म। तो जब फर्टिलिटी खत्म हो जाती है तो ये लोग यहाँ से मूव करके आगे पहुंच जाएंगे, यहाँ पे रहेंगे। अब यहाँ पे फिर से जो जंगल आया, यहाँ पर जो भी यहाँ पर अगेन जंगल आया उसको ये लोग बर्न किए, बर्न करने के बाद अगेन यहाँ पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए, फर्टिलिटी खत्म, अगेन दे मूव एंड देन दे स्टार्ट रिसाइडिंग, या एक जगह पे अगेन रहना शुरू कर देंगे और ये सारा काम फिर से करना शुरू कर देंगे, और ये हो जाता है आपका स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। क्लियर हो गया, तो आपको ये चीज ध्यान में होनी चाहिए। तो an agriculture system in farmer routinely move from one cultivable area to another. It may also be part of transhumanship. देखिए transhumanship because they are tribes. The moving of livestock between season. A rough estimate is 200 to 500 million people worldwide use slash and burn agriculture. Generally ये प्रैक्टिस किया जाता है अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया में, और इंडिया के भी, मतलब कह लीजिए कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। क्लियर। अब देखिए कुछ यहाँ पर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का नाम लिया गया है, जैसे हर जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे इंडिया में झूम कल्टीवेशन के नाम से जाना जाता है, वैसे ही मिल्पा जाना जाता है सेंट्रल अमेरिका के पार्ट में, रोका जाना जाता है ब्राजील में, लदांग होता है मलेशिया में, ह्यूमा होता है इंडोनेशिया में, कैगिन होता है फिलीपींस में, तोंग्या होता है बर्मा में, चेना होता है श्रीलंका में, और झूम या बेवार जो है वो इंडिया में कहा जाता है। अगेन ये इंफॉर्मेशन आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग करके आ सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास आता है मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। मेडिटेरेनियन के बारे में आप लोग को पता ही होगा कि मेडिटेरेनियन रीजन कौन सा है। मेडिटेरेनियन रीजन है जहां पर अफ्रीका का ये वाला पार्ट आ जाता है, और ये हमारा इस तरीके से मतलब यूरोप का पार्ट आ जाता है। तो ये आ जाती है यूरोप, और यहाँ पे आ जाती है हमारी अफ्रीका, और इन दोनों के बीच में आ जाता है ये हमारा मेडिटेरेनियन रीजन, ये हमारा आ जाता है मेडिटेरेनियन रीजन। खास बात क्या है यहाँ पर, इसके साथ खास बात होती है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो कि जनरेट होता है बिकॉज ऑफ फ्रंट फॉर्मेशन। अब ये फ्रंट वगैरह क्या होता है हम लोग देखेंगे जब क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे होंगे तब, ठीक है। केवल आप लोग सुन लीजिए कि रीजन क्या है और अपने नोट्स में ही लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। और बाकी जो लोग जानते हैं वो लोग रिलेट कर ही ले रहे होंगे। तो यहाँ पर फ्रंट फॉर्मेशन हो जाती है। फ्रंट फॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया, कोल्ड विंड आ रही होती है जो सब ट्रॉपिकल से आ रही होती है, और दूसरी होती है वार्म विंड जो ट्रॉपिकल एरिया से आ रही होती है। दोनों आपस में जब मिलते हैं तो कोल्ड विंड भारी होने के कारण नीचे पहुंच जाती है और वार्म विंड ऊपर निकल जाती है। तो इस तरीके से एक जो है आपका यहाँ पर फ्रंट फॉर्मेशन होता है। फ्रंट फॉर्मेशन या कह सकते हैं यहाँ पर फॉग फॉर्मेशन हो गया है। इस फॉग फॉर्मेशन के कारण से क्या होती है, वाटर अवेलेबिलिटी, वाटर वेपर हो जाता है। वाटर वेपर के कारण से यहाँ पर जनरेट हो जाती है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन या टेम्परेट साइक्लोन भी जिसको हम लोग बोलते हैं, टेम्परेट साइक्लोन। अब ये टेम्परेट साइक्लोन जेट स्ट्रीम और वेस्टर्ली के संपर्क में, कांटेक्ट में आने से मूव कर जाती है और रेनफॉल करना शुरू कर देती है इन विंटर। रेनफॉल इन विंटर में करना शुरू कर देती है, और इस तरीके से इस एरिया की एक खास बात हो जाती है विंटर में रेन। यही रीजन है जिसके कारण से मेडिटेरेनियन एरियाज में विंटर में रेन हो जाती है। विंटर में रेन होने के कारण से क्या होता है, ये एरिया में, इस एरिया में काफी स्पेशल चीजें होती हैं। स्पेशल चीजों का मतलब जैसे फ्रूट्स हो गया, फ्रूट्स में भी आपके सिट्रस फ्रूट हो जाते हैं, खट्टे वाले फ्रूट हो जाते हैं। अब जिसके कारण से यहाँ पर वाइन और अल्कोहल काफी ज्यादा, मतलब काफी तादाद में बनना शुरू हो जाता है।
रीजन्स में जैसे फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, अल्जीरिया, तो ये जितने भी आपके यूरोपियन, इटली हो गया, यूरोप के और अफ्रीका के ये जो पार्ट है, ये सारे पार्ट जो होता है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट फील कर रहे होते हैं। और इस मेडिटेरेनियन क्लाइमेट का ही फर्क होता है कि यहाँ पर मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है। क्लियर हो गया, पूरा सिस्टम समझ में आ गया। अब जरा डिटेलिंग देखना शुरू करते हैं यहाँ पर इसके बारे में। तो यहाँ पर बोलता है कि इन द बॉर्डर एरियाज ऑफ मेडिटेरेनियन सी, कैलिफोर्निया, साउथ चिली, साउथ वेस्ट अफ्रीका एंड साउथ ऑस्ट्रेलिया, ये वो सारे रीजियंस है जहां पर मेडिटेरेनियन क्लाइमेट पाई जाती है। क्लियर। इट इंक्लूड्स कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स, वेजिटेबल विद द एड ऑफ सीजनेबल प्रेसिपिटेशन अलोंग विद प्लांटेशन क्रॉप्स ऑफ ऑलिव्स, फिग्स, डेट्स एंड ग्रेप्स। तो ये आपके सिट्रस फ्रूट हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ बीट वगैरह भी उगा लिया जाता है जो कि इनके खुद के खाने के लिए होता है। इनफैक्ट जो है यूरोपियन कंट्री में आप आ जाइए तो आपको बड़े बड़े इस तरीके के ब्रेड देखने को मिलेंगे जिसको आप कट पीस करके फिर उसके बाद घर पे जाकर के खा सकते हैं। ये सब अलग अलग है, अलग अलग कंट्री में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। खैर चलिए, तो फार्मिंग इज बोथ, दोनों टाइप की हो जाती है, सब्सिस्टेंस भी हो जाती है, खुद के खाने के लिए भी हो जाती है और कमर्शियल भी हो जाती है। एंड इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स लाइव स्टॉक फार्मिंग, स्मॉल एनिमल विच ग्रेज ऑन हाईलैंड। क्लियर। जैसे क्या होता है कि मतलब फ्रांस में हालांकि सबसे ज्यादा फेमस है रेड वाइन के लिए, दिस इज मोस्ट फेमस। यहाँ पर एक इलाका है शैम्पेन मतलब दूर है, शैम्पेन जो है ये यहाँ पर जो होती है इसी मतलब इस इलाके में जो अल्कोहल प्रिपेयर की जाती है बबल वाली, उसी को शैम्पेन बोला जाता है। लेकिन फ्रांस में जैसे क्या है कि मोस्ट इलाका सबसे इंपॉर्टेंट तो वैसे तो पेरिस है, बट यहाँ से आप जब मतलब यहाँ पर एक ट्रेन चलती है, TGV बोला जाता है, थैल्गो ट्रेन, बहुत हाई स्पीड ट्रेन होती है। यहाँ से दूर जाया जाता है और फ्रांस और बेल्जियम के, दिस इज फ्रांस, दिस इज बेल्जियम, इन दोनों के जस्ट बीच में आती है लिल यूरोप। ये एक छोटा सा टाउन है, स्मॉल टाउन, विलेज भी बोल सकते हैं आप इसको, कि फ्रांस का एक विलेज है, बहुत मतलब सुंदर विलेज है। यहाँ पर ये नियर अबाउट 500 किलोमीटर की दूरी पड़ती है और यहाँ पर सबसे ज्यादा रेड वाइन बनती है। दिस इज लोकल, यहाँ पर लोकल बोली जाती है, रेड वाइन होती है। ठीक है। इसके अलावा लेमन वाइन भी बनती है जो कि इटली में होती है। ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं जो कि इस तरह से देख सकते हैं आप कि यहाँ पर कितना ज्यादा की जाती हैं। ठीक है। तो इसके अलावा अगर देखा जाए तो ऑलिव एंड ग्रेप्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट कमर्शियल क्रॉप, इट इज अ मेजर वाइन प्रोड्यूसिंग एरिया, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस ही कर लिया। नेक्स्ट आता है हमारा लाइव स्टॉक रैंचिंग के बारे में। लाइव स्टॉक रैंचिंग का मतलब जहां पर प्योरली मीट फॉर्मेशन होती है, जहां पर केवल और केवल जानवरों को मारा जाता है, मतलब जानवरों का ही मीट वगैरह प्रोड्यूस किया जाता है। दे ऑल्सो कंज्यूम, ये कंज्यूम भी करते हैं और साथ में इस चीज को एक्सपोर्ट भी कर रहे होते हैं क्योंकि मार्केट में बहुत ही ज्यादा डिमांड है इसकी। जैसे यहाँ पर मेनली क्या हो जाती है, बीफ होती है, पोर्क होती है, चिकन होती है। चिकन तो हालांकि कुछ खास नहीं होता है, बट बीफ एंड पोर्क इसकी मार्केट में ज्यादा डिमांड होती है। इसके अलावा फिशेस वगैरह की काफी ज्यादा डिमांड हो जाती है। जो मेनली प्रैक्टिस किए जाते हैं वो स्कैंडिनेवियन रीजन में किया जाता है और इसकी स्कैंडिनेवियन रीजन में मेनली जो है वो डेनमार्क में किया जाता है। डेनमार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा किया तो वैसे ब्राजील में भी जाता है और कुछ अदर भी कंट्रीज में, जो टेम्परेट की कंट्रीज है वहां पर किया जाता है। तो अब अगर देखा जाए इसके बारे में, 1 सेकेंड, तो इसके बारे में देखा जाए तो कैरेक्टराइज्ड बाय कमर्शियल ग्रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक ओवर एन एक्सटेंसिव एरिया, ranches are continuous vegetative cover which native grasses और legumes such as lucerne, cloves, alfalfa, तो ये सारे एरियाज में किया जाता है। तो यहाँ पर होता क्या है कि मान लीजिए आप एनिमल को ऑब्वियसली आप पालेंगे, तो एनिमल को पालेंगे तो आपको पास्चर भी तो देना पड़ेगा ना, खाना पिला तो खिलाना ही पड़ेगा। तो उसके लिए इनके पास खुद के अपने छोटी छोटी एरियाज होते हैं, फील्ड्स होते हैं जहां पर ये पास्चर कर रहे होते हैं। दे आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट एरियाज, जैसे लानोज वेनेजुएला का हो गया, दिस इज ग्रासलैंड एक्चुअली, ठीक है, ग्रासलैंड का एरिया हो गया। इसके अलावा सर्टाओ ब्राजील का हो गया, पंपास हो गया उरुग्वे अर्जेंटीना के पास में हो गया, पेटागोनिया हो गया अर्जेंटीना में, कारू हो गया आपका साउथ अफ्रीका में, ठीक है। हालांकि ग्रासलैंड का नाम यहाँ पर विल्ड होता है, लेकिन ये जो है वो पास्चर लैंड है। सेमी एरिड एरियाज ऑफ ऑस्ट्रेलिया हो गया, जिसको हम लोग डाउन्स के नाम से भी जाना जाता है, और आपका न्यूजीलैंड का एरिया हो जाता है। तो ये सारे होते हैं जो आपके पास्चर लैंड अलग अलग एरिया में जो से है उनके बारे में हो जाता है। इन यूरोप में रैंचिंग इज नॉट कॉमन बट सम रैंचेस आर आल्सो देयर इन स्पेन एंड पोर्चुगल। हालांकि डेनमार्क में किया जाता है, डेनमार्क में भी काफी ज्यादा किया जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा हमारा नेक्स्ट आता है हमारा कमर्शियल फार्मिंग और एक्सटेंसिव फार्मिंग। अब जरा इसके बारे में भी देख लेते हैं।
Extensive farming is possible only in rural areas where large scale agriculture land is available for cultivation. This type of cultivation is common in यूपी, पंजाब, हरियाणा. हालांकि यहाँ पर अपनी खुद की इसकी प्रॉब्लम है. अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इज एलियनेशन ऑफ लैंड. एलियनेशन ऑफ लैंड. यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे फैमिली काफी बड़ी बड़ी होती है, तो आफ्टर द पार्टीशन जमीन बहुत छोटी छोटी रह जाती है, जिनके कारण से हालांकि कमर्शियल फार्मिंग वगैरह नहीं कर पाते हैं. बट स्टिल यहाँ पर एक्चुअली आइडियल केस लेकर के चला गया है, और आइडियल केस ये है कि यहाँ पर फील्ड, एग्रीकल्चरल फील्ड काफी बड़े बड़े होते हैं, और ये एग्रीकल्चरल फील्ड अगर मिल करके एक साथ करते हैं तब जा करके आपका कमर्शियल फार्मिंग का इफेक्ट निकल के आता है. सबसे ज्यादा प्रैक्टिस क्या आता है यूएसए में. कैसे होता है अभी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं. एंड दिस टाइप ऑफ फार्मिंग प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर लैंड विल बी वेरी लो. क्लियर. अब देखिए इसके बाद आता है हमारा कलेक्टिव फार्मिंग के बारे में. जरा सा पहले हम लोग बात कर लेते हैं कमर्शियल फार्मिंग, थोड़ा सा और डिटेलिंग इसकी देख लेते हैं. जैसे यूएसए में क्या होती है, यहाँ पर मैकेनाइज्ड फॉर्मेट ऑफ फार्मिंग की जाती है, मैकेनाइज्ड फार्मिंग. और जबकि वही हमारे यूपी में बात करें या बिहार में बात करें, पंजाब में बात करें, तो यहाँ पर लैंड तो काफी बड़ा बड़ा है, लेकिन यहाँ पर ट्रेडिशनल तरीके से खेती की जाती है. यहाँ पर मैकेनाइजेशन कुछ खास नहीं हो पाया है. मैकेनाइजेशन न होने के कारण ही क्या है, ये बैकवर्ड बहुत ज्यादा हो जाती है. अब जरा यूएस का केस में बताता हूं क्या होता है. यहाँ पे लार्ज फील्ड्स होती हैं, और ये लार्ज फील्ड पूरी की पूरी कॉमर्शियल बेसिस पे होती हैं. होता क्या है, यहाँ पर पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है कि आखिर में क्या हमें यहाँ पर सो करना है, क्या हमें यहाँ पर बोना है. जब ये बो दिया जाता है तो अच्छे से हाई लेवल पे, मतलब पूरी टेक्नोलॉजी का यूज करके यहाँ पर साइंटिफिक तरीके से खेती की जाती है. अब इस साइंटिफिक तरीके से खेती करेंगे तो ऑब्वियसली जो आपका यील्ड रहेगा काफी ज्यादा निकल के आएगा. अब ये जब यील्ड निकल जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, बड़े बड़े जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट का मतलब जैसे मान लीजिए कि कुरकुरे बनाना है, कुरकुरे के लिए जो जो आइटम चाहिए ये लोग आकर के डायरेक्टली फार्मर से ही डीलिंग कर ले रहे होते हैं. तो इस डीलिंग से करने से फायदा क्या होता है कि फर्स्ट थिंग, यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर कटिंग करनी है, हार्वेस्ट करनी है, तो हार्वेस्ट जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट खुद करा लेते हैं. क्लियर. दूसरा क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन, ये भी डायरेक्टली करवा लिया जाता है. तीसरा, जो लॉस होने वाला होता है वो नहीं होने पाता है क्योंकि डायरेक्टली यूज कर लिया जाता है. चौथा, जो फार्मर होता है वो साइंटिफिक बना रहता है, मतलब उसको ये नहीं सोचना है कि क्या हम नहीं कर सकते हैं, वो ये देखेगा क्या क्या चीजें और हम बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे मैकेनाइजेशन और क्या कर सकते हैं. तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो डेवलप्ड कंट्री है, इस डेवलप्ड कंट्री में एग्रीकल्चर भी बड़ा खतरनाक तरीके से होता है, जबकि वही हमारे यहाँ पर क्या है, आज भी हम लोग वही 1880 वाला जो काम करते थे वही आज भी किए जा रहे हैं. तो हमें एक चेंज लाने की जरूरत है. चलिए खैर आगे बात करते हैं, हम लोग कलेक्टिव फार्मिंग के बारे में बात करते हैं. व्हाट इज कलेक्टिव फार्मिंग? कलेक्टिव फार्मिंग का मतलब यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर जो लैंड है, जो फार्म है, उस पर जो ओनरशिप होती है वो ओनरशिप होती है गवर्नमेंट की. अब जैसे मान लीजिए कि ये पूरा बड़ा सा लैंड है, मान लेते हैं ये 20 एकड़ का बड़ा सा लैंड है. ठीक है. अब यहाँ पर क्या होता है कि अलग अलग डिवाइड कर दिया जाएगा. दिस इज वर्चुअल डिवीजन. ठीक है, कोई डिवीजन नहीं है, ये वर्चुअल डिवीजन है. अब यहाँ पर क्या होता है कि फार्मर्स जो होते हैं वो एम्प्लॉय किए जाते हैं, किसके द्वारा? स्टेट के द्वारा. तो ये स्टेट एम्प्लॉय बन जाते हैं. ठीक. अब ये स्टेट एम्प्लॉय के फॉर्मेट में क्या होगा कि इनको एक एक जगह पे पुट कर दिया जाता है. अब जब एक एक जगह पे पुट कर दिया जाएगा तो इन लोगों को बोला जाएगा करो भैया तुम लोग खेती. अब और खेती करने के बाद जितना भी यील्ड निकल के आएगा वो हो जाएगा अगेन किसका? स्टेट का. इन सबको सैलरी दे दी जाती है, सब लोग को सैलरी दे दी जाएगी, जाओ अपना अपना सैलरी पकड़ो और निकल लो. स्टेट के पास में सारा का सारा फूड ग्रेन आ जाता है, और ये फूड ग्रेन फिर स्टेट अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करवा रहा होता है. तो आपको ये मॉडल देख करके तो पता लग ही गया होगा, दिस इज सोशलिस्ट मॉडल. सोशलिस्ट मॉडल या कम्युनिस्ट मॉडल भी आप इसको बोल सकते हैं. और ये जनरली प्रैक्टिस किया जाता है कहां पर? रशिया में ये प्रैक्टिस किया जाता है. तो ये हम लोगों ने पूरा बात किया कि कलेक्टिव फार्मिंग का मतलब क्या होता है, कि जहां पर लैंड की जो ओनरशिप होती है वो प्योरली स्टेट के पास में होती है, और यहाँ पर फार्मर्स जो होते हैं वो एम्प्लॉय के तरीके से काम कर रहे होते हैं. क्लियर. अब जरा इसके डिटेलिंग के बारे में बात कर लेते हैं. तो देखिए यहाँ पर कलेक्टिव फार्मिंग जो होती है रशिया में होती है, और यहाँ पर इनको जो नाम दिया गया वो नाम दिया गया है कॉलखुजी, और स्टेट फॉर्म्स आर नोन एज सॉवखुजी. ठीक है.
चाइना में भी ये प्रैक्टिस किया था। अगेन चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, दे आर ऑल्सो मेकिंग देयर फॉर्म्स, और इसको बुलाता है कम्यून्स। ठीक, इजराइल में भी इस तरीके की कुछ हद तक चीजें की जाती हैं जिनको बोलता है किबुतीज्म। ठीक है, तो ये हो जाती है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल मैनेज्ड एंड एम्ड एट इगैलिटेरियन एग्रीकल्चरल सोशल सिस्टम। तो यहाँ पर जितनी भी साइंटिफिक खेती करनी है, टेक्नोलॉजी, मैकेनाइजेशन, जो कुछ भी लगाना है वो स्टेट बता रहा होता है कि हमें क्या करना है। क्लियर हो गया? तो ये हम लोगों ने चीजें देखा। अब हम लोग जरा देखते हैं कि सारी चीजें तो डिस्कस नहीं की हैं, बट हाँ काफी हद तक मैंने आपको आइडिया दे दिया है। जैसे अगर देखा जाए तो वी हैव टॉक्ड अबाउट नोमैडिक के बारे में, सबसिस्टेंस के बारे में, शिफ्टिंग के बारे में, तो ये तो रिपीट हुआ है तो बात ही छोड़ दीजिए। मेडिटेरेनियन के बारे में डिस्कस कर लिया, लाइव स्टॉक रेंचिंग देख लिया, कॉमर्शियल देख लिया। देन हम लोगों ने देखा है कलेक्टिव फार्मिंग के बारे में। मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब ये होता है जहां पर एग्रीकल्चर भी किया जाता है और साथ में एनिमल हस्बेंड्री भी की जाती है। अब इसमें जैसे हो गया कि एग्रीकल्चर में ये लोग क्रॉप वगैरह जो भी फूड वगैरह निकालना है वो निकालेंगे। यहां पर क्या होता है, जैसे व्हाइट रिवोल्यूशन आप सब समझ सकते हैं कि यहां पर मिल्क फॉर्मेशन भी कर लेते हैं, मिल्क के बाई प्रोडक्ट भी बना लेते हैं। क्लियर है? तो ये सारी चीजें कर लेते हैं ये लोग मिक्स्ड फार्मिंग में, जहां पर इस तरीके से मिक्सिंग मतलब एग्रीकल्चर अलॉन्ग विद एनिमल हस्बेंड्री के लिया जाता है। तो ये चीज आप ऑलरेडी लिख सकते हैं, आप लोग इसको राइट डाउन करिएगा और राइट डाउन करके हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम कर सकते हैं। तो आप अपने राइटिंग हैबिट को भी सुधार सकते हैं इस तरीके से। इसके अलावा दूसरी होती है जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर होती है। प्लांटेशन का मतलब जहां पे प्लांट्स वगैरह लगाए जाते हैं। प्लांट्स का मतलब कि ये होते हैं आपके मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स। ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं, जैसे आपका वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गई, ये सारा का सारा प्लांटेशन क्रॉप के अंतर्गत आ जा रहा होता है। लास्ट आती है हमारी मार्केट गार्डनिंग और ट्रक फार्मिंग। जैसा कि हम लोगों ने यूएसए में बात किया था कि यहाँ पर हाईली इंडस्ट्रियलाइज, हाईली डेवलप तरीके से की जाती है। तो यहाँ पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो आते हैं अपना ट्रक लेकर के आते हैं और वहां पे खरीद बेच करते हैं, ट्रक पे लाते हैं, इनको अपना सूटकेस से भरा हुआ कैश देते हैं और निकल लेते हैं। सूटकेस में भरा हुआ जो कैश होता है, इसी तरीके से इसको बोला जाता है सूटकेस फार्मिंग भी कहा जाता है। ये सारा जितना भी चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया है, सारा का सारा आपको एनसीईआरटी में मिलेगा और ओल्ड एनसीईआरटी में मिलेगा, जो जीरोक्स मिलती है आपको मार्केट में। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, आप लोग उसको पढ़ सकते हैं, इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम लोग जरा देखना शुरू करते हैं इस पूरे एरिया के बारे में जितना हम लोगों ने देखा। अब जरा देखते हैं इसमें कि कहां पे एरियाज हैं, मतलब हम लोग बेसिकली अब डिस्कस करेंगे अपना मैप मेकिंग। तो मैप के बारे में हम लोग जरा देख लेते हैं कि क्या चीज है। अब जब मैप में अगर देखेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि अब जैसे अगर बात करते हैं हमारा सबसे पहला एनिमल हर्डरिंग, तो एनिमल हर्डरिंग आपको पहाड़ी एरियाज में मिलेंगे। पहाड़ी एरियाज का मतलब ये हो गया आपका, फिर हिंदू कुश का एरिया हो गया, फिर ये पावे नॉर्थ के बाद ये आपका मतलब कुल्लुनशियान वगैरह हो गया, हिमालय का रीजन हो गया। तो इस एरियाज में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको मिल जाएगा एपलेशियन के रीजन में भी काफी हद तक, फिर एंडीज के रीजन में भी मिल जाएगा, फिर आपको इधर रॉकीज के एरियाज में भी मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका एटलस का पार्ट हो गया तो एटलस के पास में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे आपको यहाँ पर आपको मंगोलिया गोबी के रीजन में मिल जाएगा। तो ये सारा का सारा आपको मिल जाएगा नोमैड्स। यहाँ पर नोमैड्स होते हैं बेसिकली मंगोलियन के रीजन में, गोबी के डेजर्ट में। तो ये हो जाता है नोमैड्स के बारे में। आगे अगर बात करें और थोड़ा सा कलर चेंज करके बात करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं रेड। अब यहाँ पर जरा देखते हैं कमर्शियल फार्मिंग कहाँ की जाती है। तो मैंने बात किया कि यूएस में कमर्शियल फार्मिंग होती है, ये पूरा एरिया आपका कमर्शियल फार्मिंग का हो जाता है। ब्राजील में भी काफी हद तक जो होता है कमर्शियल फार्मिंग की जाती है। अर्जेंटीना में भी कुछ हद तक की जाती है। इंडिया के भी कुछ पार्ट में कमर्शियल फार्मिंग वगैरह के लिए आती है, साउथ इंडिया के पार्ट में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में इस पार्ट में कमर्शियल फार्मिंग की जाती है, चाइना में भी किया जाता है कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, तो ये हो जाती है कमर्शियल फार्मिंग के फॉर्मेट में। मेडिटेरेनियन के बारे में अगर बात करते हैं तो मेडिटेरेनियन एरिया, ये आपका मेडिटेरेनियन जोन हो जाता है। यहाँ पर पूरा ये पूरा आपका मेडिटेरेनियन एरिया हो जाता है। क्लियर है, तो ये आपका पूरा मेडिटेरेनियन का पार्ट हो गया। ठीक है, तो इसके अलावा अगर बात करते हैं जैसे सबसिस्टेंस के फॉर्मेट, सो सबसिस्टेंस का आपका एग्रीकल्चर मेनली इन इंडिया हो जाता है। जैसे सबसिस्टेंस, यहाँ पर सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर हो जाती है। ठीक है, या फिर इस एरियाज में भी आप सबसिस्टेंस देख सकते हैं। तो आपको एक पूरा आइडिया लग गया होगा कि हाउ द एग्रीकल्चरल रीजन टाइपोलॉजी इज अबाउट। ठीक है, बाकी हम लोगों ने डिटेलिंग इसकी देखी ली है, तो आप आराम से इसको बना सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये सारा हम लोगों ने देखा बेसिकली एग्रीकल्चरल रीजन के बारे में। अब जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग जरा देखते हैं हमारा एग्रीकल्चरल इनपुट्स एंड प्रोडक्टिविटी के बारे में, विच इज आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर सिलेबस। यहां पर जब आप देखेंगे तो यहां पर क्वेश्चन 3 चीजों के बारे में होता है, व्हाट इज प्रोडक्शन, व्हाट इज प्रोडक्टिविटी
एंड व्हाट इज इफिशियंसी। तीन चीजों के बारे में हमारे पास ये आ जाती है। अब जरा एक एक करके देखना शुरू करते हैं। द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी आर क्लोजली रिलेटेड एंड हाउएवर दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दोनों अलग चीज होती हैं। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन मतलब इट इज द नेट प्रोड्यूस और आउटपुट ऑफ ए क्रॉप। नेट प्रोड्यूस कितनी भी चीजें हुई हैं वो चीज है। फ्रॉम ए फार्म लैंड इन अ सीजन और एनुअली इट डील्स विद द टोटल वॉल्यूम। क्लियर कि एक खेत से आपने कितना निकाला, 5 मीट्रिक टन या 10 मीट्रिक टन, कितनी भी चीजें निकाली एक सीजन में, चाहे राबी में या खरीफ में, या फिर एक जो सिंगल सीजन वाली चीजें होती है या जो एनुअल बेसिस पे निकाली जाती है, शुगर केन वगैरह हो जाती है जो, ठीक है। प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करें तो व्हाट इज प्रोडक्टिविटी? इट इज द अमाउंट ऑफ आउटपुट पर यूनिट इनपुट। मतलब कितना आपने पैसा लगाया था और कितना निकाला, इसको बुलाता है प्रोडक्टिविटी। जैसे मान लीजिए कि आपने 200 रुपए लगा करके कहीं पर खेती किया और आपने प्रोड्यूस निकाला 2000 रुपए का, तो प्रोडक्टिविटी कितनी है? 10। क्लियर? ये हो जाता है आपका जो रेट ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली हो जाती है। और यहां पर प्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया? 2000 रुपए। ये हो गई आपकी प्रोडक्शन। क्लियर? अब आता है एग्रीकल्चरल इफिशियंसी या प्रॉफिटेबिलिटी। ये क्या चीज होती है? एग्रीकल्चरल इफिशियंसी या प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब होता है द सरप्लस ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट ओवर ऑल कॉस्ट इंक्लूडिंग इनपुट वैल्यू। अब इसका मतलब ये है आपने 2000 रुपए निकाले, आउटपुट, दिस इज आउटपुट, ठीक है। इनपुट कितना आपने डाला? इनपुट आपने डाला, सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। इनपुट आपने लगाया था 200 रुपए का। क्लियर? इसके अलावा सॉइल की इफिशियंसी कितनी खराब हुई, ठीक, फैमिली लेबर कितना लगा, ठीक है, और कुछ अदर कॉस्ट। इन सबको जब आप जोड़ देंगे और अल्टीमेटली सारा एडिशन करने के बाद इस 2000 से जब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और अल्टीमेटली जितनी वैल्यू निकल के आएगी, अगर वो पॉजिटिव है देन एफिशिएंसी इज पॉजिटिव, प्रॉफिटेबल वैल्यू है। मतलब सरप्लस ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल आउटपुट, दिस इज ऑल आउटपुट एंड कॉस्ट इंक्लूडिंग इनपुट वैल्यू। तो इनपुट आपने पूरा ये लगाया और इस तरीके से जो चीजें निकल के आती है उसको बोलता है एग्रीकल्चरल एफिशिएंसी, ठीक है। तो यहां पर आप बोल सकते हैं एफिशिएंसी का मतलब आउटपुट माइनस इनपुट, आउटपुट माइनस इनपुट। क्लियर? प्रोडक्टिविटी मतलब बोल सकते हैं कि आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। प्रोडक्शन मतलब बोल सकते हैं टोटल आउटपुट, ठीक है। तीनों टर्म में क्लियर हो गया क्या चीज है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा छोटा सा टर्म लिखा गया है प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन के बारे में, तो आप इसको केवल जस्ट एक पढ़ सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इज अ मेजर एज रेशियो ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट टू एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इज मेजर्ड एज द रेशियो ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट टू एग्रीकल्चरल इनपुट, ठीक है। तो ये खैर चलिए दिस इज, ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर। While individual products are usually measured by weight, their varying density make measuring overall agricultural productive output difficulty. Therefore, output is usually measured as the market value of final output, which exclude intermediate products such as corn feed used in the meat industry. The output value may be compared to many different type of inputs and labor yields. ये सब चीजें आप लोग देख लीजिएगा क्या चीज है। बाकी देखिए यहां पर भी लिखा गया है कि इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स आर यूजुअली मेजर्ड बाय वेट, देयर वेरिंग डेंसिटी मेक मेजरिंग ओवरऑल एग्रीकल्चरल आउटपुट डिफिकल्टी। देयरफॉर आउटपुट इज यूजुअली मेजर्ड एज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इज मेजर्ड एज रेशियो ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट टू एग्रीकल्चर। देखिए पूरी बातें सेम ही है, एक ही चीज है, बस इसको क्या है घुमा घुमा करके लिखा गया है, क्योंकि आंसर राइटिंग में आपको कई बार ऐसे ही करना पड़ता है। तो दिस इज जस्ट टू शो यू हाउ द आंसर्स बीइंग रिटन इफ यू आर नॉट नोइंग द आंसर इन एग्जैक्ट वर्ड्स, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों ने बात किया पूरा एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, टाइपोलॉजी ऑफ एग्रीकल्चरल रीजन के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे हमारी फेमाइन के बारे में। फेमाइन के बाद हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे हमारी फूड सिक्योरिटी एंड अंडर नॉरिशमेंट के बारे में। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।